हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड का रिवीजन करने वाले हैं हम। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है संस्कृत डिपार्टमेंट का, यहाँ पर आपका अपकमिंग नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम है, दोनों के लिए ये आपका टॉपिक होने वाला है। तो बहुत शॉर्ट में मैं रिवाइज करवाऊंगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक साम। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने के बाद में कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं रासायनिक साम में होता क्या है। तो रासायनिक साम में एक ऐसी रासायनिक अवस्था है जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर प्रतीप अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, जहां पे अभिकारक उतनी ही मात्रा में चेंज हो रहा होता है उत्पाद में जितना उत्पाद अभिकारक में चेंज हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए PCl5 है गैसीय अवस्था में, इसको तोड़कर बनाया जा रहा है PCl3 और Cl2। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं अभिकारक और इन्हें बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन यानी अग्र अभिक्रिया, और जब उत्पाद से अभिकारक बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, प्रतीप अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया। तो आप समझ सकते हो, अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उसे हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, और जब उत्पाद से अभिकारक बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया। ठीक है, और एक ऐसी अवस्था आती है जब अग्र अभिक्रिया की दर यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है, उसे हम बोलते हैं साम्य। ठीक है, तो जहां जैसे आप देख सकते हो समय के साथ में अभिक्रिया की दर दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी अग्र अभिक्रिया बैकवर्ड अभिक्रिया के बराबर हो जाएगी इस वाली स्टेज पे। और यहाँ पे हम साम्य अवस्था पे डेल्टा जी, जिसे हम बोलते हैं मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, जी यानी गिब्स एनर्जी, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जिसे हम डेल्टा जी से दिखाते हैं। तो साम्य अवस्था पे इसका मान कितना होता है, डेल्टा जी 0 होता है, यानी कि इस समय पे अग्र अभिक्रिया प्रति अभिक्रिया के बराबर हो गई है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जितनी मात्रा में अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है उतना ही सेम अमाउंट उत्पाद अभिकारक बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब एक फॉर्मूला चलता है डेल्टा जी साम्य अवस्था में बराबर H माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि साम्य अवस्था में डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H बताइए क्या होगा। तो साम्य अवस्था में डेल्टा जी का मान तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा H टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम आगे हमारा स्टेप पे चलते हैं। अब हम अभिक्रिया दो तरह की पढ़ते हैं, एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक ही दिशा में जो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती है। ठीक है, और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि जो केवल एक ही दिशा में बढ़ेगी, या तो वो अग्र अभिक्रिया कर दिखाएगी या फिर वो प्रतीप अभिक्रिया की तरफ आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया में डेल्टा जी का मान हमेशा 0 देखा जाता है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में डेल्टा जी नेगेटिव देखी जाती है, यानी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन इस तरह से होता है, यानी कि अभिकारक उत्पाद बना रहा है, उत्पाद अभिकारक बना रहा है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन केवल एरो से दिखाई देता है। या तो ये अग्र अभिक्रिया की तरफ होगा या फिर प्रतीप अभिक्रिया की तरफ हो सकता है, इस तरह का साइन होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि अभिकारक उत्पाद बना रहा होता है, उत्पाद अभिकारक बना रहा होता है, तो आप एक कोई सा पॉइंट नहीं पाते हैं जहां पे ये कंप्लीट हो पाए। और ये दोनों ही दिशाओं में चलती है, यानी कि अग्र अभिक्रिया भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है। ठीक, एफ यानी कि फॉरवर्ड, अब अग्र अभिक्रिया ऐसे हम बोलेंगे, आगे आपको ये डिनोटिफाई करूंगा मैं अग्र अभिक्रिया को RF से। बी होता है बैकवर्ड, तो आप पता चल जाएगा इससे प्रतीप अभिक्रिया है। ओके, अब हम आगे बढ़े। ये एक ही दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और ये पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो। आप देख पाएंगे एक ऐसी स्टेज देखेंगे जहां पे आपका पूरा अभिकारक उत्पाद में चेंज हो गया है, या फिर पूरा उत्पाद अभिकारक में बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में थोड़ा सा बेसिक अंतर है, और जब डेल्टा जी वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसे आप काउंट अप कर सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तो इसका मान 0 हो जाएगा,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में इसका मान नेगेटिव होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट सातलीय का जो नियम था, लास्ट सातलीय द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है ये दिया था गुल्डबर्ग और बागे ने, और उन्होंने यह बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर दिए गए ताप और समय पर अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, किसके? दिए गए ताप और समय पर अभिकारकों की मोलर सांद्रताएं हैं उनकी सीधे समानुपाती होती हैं। अब किस तरह से होती हैं समानुपाती? तो यहाँ पे आप एक अभिक्रिया होती हुई देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो, जैसे ए अभिकारक है, बी अभिकारक है, सी उत्पाद है, डी उत्पाद है, इनके सामने ये जो गुणांक देख रहे हैं इन्हें आप बोलते हो रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, तो अगर आप अग्र अभिक्रिया बोले आर फॉरवर्ड, ये समानुपाती होती है आपके अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं की। ठीक है, तो ये जो गुणांक है ये घात के रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे ए है ये घात के रूप में आ गया, बी के सामने जो गुणांक है वो बी पे घात आ गया। इसी तरह से बैकवर्ड में भी आप देखेंगे कि दिए गए स्थिर ताप और समय पर अभिकारकों या फिर उत्पादों की मोलर सांद्रताओं के जस्ट समानुपाती होती है। तो यहाँ पे ये उत्पाद है, इसके भी जो प्रतीप अभिक्रिया हो रही है, जो प्रतीप अभिक्रिया होगी वो उल्टी होगी, तो उस टाइम पे ये जो उत्पाद है वो अभिकारक की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे यही समीकरण मिति जो गुणांक है वो इसके घात के रूप में आ जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये समानुपाती हो गया। आर बैकवर्ड किसके समानुपाती है? सी की घात स्मॉल सी, कैपिटल डी की घात स्मॉल डी। ठीक है, जैसे हम इसे ओपन करेंगे यानी कि जो समानुपाती गुणांक है इसे बराबर में लेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा साम्यावस्था स्थिरांक, फॉरवर्ड के लिए के एफ और बैकवर्ड के लिए के बी। अब मैंने बताया पहले से आपको कि साम्यावस्था पर आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड के बराबर होता है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो आप इस तरह से आपके सामने आ जाएगा ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और बैकवर्ड में आ जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं के एफ अपॉन के बैकवर्ड बराबर, तो डेल्टा सी, तो आपने क्या किया के बी को इसके नीचे पहुंचा दिया के एफ के, तो ये हो जाएगा इस तरह से कैपिटल डी स्मॉल डी। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहां पे आप देखिए जैसे आपने बैकवर्ड को के एफ के नीचे पहुंचाया तो ये होता है आपकी साम्यावस्था स्थिरांक, और ये आपके सामने आ जाता है, यानी कि उत्पाद ऊपर की तरफ आएंगे हमेशा और अभिकारक नीचे की तरफ, और गुणांक इनके घातों के रूप में आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं, इसे के सी साम्यावस्था स्थिरांक कांस्टेंट, सी यानी कि कांस्टेंट, तो इसे हम बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। तो अब कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके इसको लेके जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जो के सी होता है वो के फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होता है, और ऊपर हमेशा उत्पादों की मोलर सांद्रता आएगी और नीचे अभिकारकों की मोलर सांद्रता आती है, ऐसे आता है। ठीक है, और के जो है आपका ओनली टेम्परेचर पे, आगे बढ़ते हैं हम, के जो है आपके हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती रूप से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, बाकी के को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, दाब से, आयतन से, किसी भी चीज से के चेंज नहीं होगा। आपका साम्यावस्था स्थिरांक केवल ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके कई क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दाब के लिए साम्यावस्था स्थिरांक इस तरह से होगा, जो उत्पाद की मोलर सांद्रता है वो दाब के रूप में इस तरह से लिखी जाएगी, और लास्ट में हम केपी और केसी के मध्य संबंध निकालेंगे, तो केपी बराबर हो जाएगा केसी इंटू आर इंटू टी और उसकी घात डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? उत्पादों के जो रसमीकरणमिति गुणांक थे उसमें से आप अभिकारकों के रसमीकरणमिति गुणांकों को घटा देंगे तो वो डेल्टा एन कहलाती है। ठीक है, दाब के रूप में लिखें तो के एक्स, जब सांद्रता आंशिक दाब के रूप में होती है तो के एक्स इंटू पी, पी की घात डेल्टा एन। तो इस तरह से आपके सामने अगर इनकी यूनिट पूछी जाए, जैसे केपी की आपकी यूनिट पूछ लेते हैं कई बार और केसी की यूनिट पूछ लेते हैं, तो यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि केपी की यूनिट है एटमॉस्फेयर, वातावरणीय दाब की घात डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन में बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए PCl5 को ये अभिक्रिया इसके लिए पूछ लिया आपसे, इसके लिए केसी की यूनिट पूछ ली, तो केसी की यूनिट होगी मोल प्रति लीटर, और डेल्टा एन कितना होगा?
इसका एक रसमीकरण गुणांक, इसका एक और इसका एक, यानी कि 2 में से 1, और इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो केसी की सांद्रता इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो संबंध है ये भी आपको पता होना चाहिए, केपी बराबर केसी इंटू आर टी डेल्टा एन। आर क्या है यहाँ पे, गैस स्थिरांक है आपका। केसी आपकी सांद्रता जब लोगे वो इस तरह के दाब को लेके जब आप करेंगे तो वो केपी है। और डेल्टा एन उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांक में से आप अभिकारकों का रस समीकरण मिति गुणांक हटा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है कि ये एक अभिक्रिया है 2SO3 और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसे तोड़ दिया गया है 2SO2 और O2 में। ठीक है, इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान K है, और इसके जस्ट विपरीत एक अभिक्रिया है SO3 गैस, और इसे तोड़ दिया गया है SO2 और हाफ O2 में, और इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक K डैश है। ठीक है, तो दोनों में संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों में संबंध यहाँ पे आप देखिए, ये पूरी अभिक्रिया सेम है। अभिकारक में यहाँ पे SO3 है, ठीक है, इसमें भी अभिकारक के रूप में है, इसमें उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। केवल अंतर है इनके रस समीकरण मिति गुणांक में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जस्ट आधा है। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं कि K बराबर K डैश होगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, यहां तो आप करिए पहले वाले में 2 का भाग दे दीजिए, जैसे आप इसे 2 का भाग देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप भाग दोगे तो उसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, इसमें 1/2 कर रहे हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हो भाग देना, यानी कि उसे रूट चढ़ाना उस पर। ठीक है, उसे वर्गमूल करना। तो इसमें आप समीकरण इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा, चलो मैं इसे मिटा देता हूं एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, जैसे मैं के डैश पता करना चाहता हूं, तो के डैश के दोनों बराबर ही हैं, लेकिन ये समीकरण पूरा कब बराबर होगा, जब पहले में आप 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे, ओके, तो जैसे आप इन दोनों में संबंध अंतर क्या है, केवल रस समीकरण मिति गुणांकों में अंतर है, बाकी अभिकारक आपकी इस साइड में है, उत्पाद भी दोनों में सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसे बराबर लिख लेंगे हम। अब आपको के डैश पता करना है, तो के डैश जैसे मान लीजिए इसमें के का मान 100 है और आपको के डैश का मान पता करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर पहली अभिक्रिया में आप किसका भाग दे दें, 1/2 का, 1/2 का भाग दे दे, तो आपको के डैश प्राप्त हो जाएगा, यानी दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो आपको दोनों समीकरण बराबर करने हैं, तो आप क्या करें, के में 1/2 कर दें या फिर के को रूट कर दें। ठीक है, जब भी आप 1/2 से भाग दें, यानी कि उस समीकरण का जो साम्यावस्था स्थिरांक है उसमें आप रूट चढ़ा दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 100 है के का मान, 100 का रूट कितना होगा, 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10। अगर मान लीजिए आप पहले अभिक्रिया में 2 का भाग नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी अभिक्रिया में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करते ही आपके ये हो जाएगा, जैसे मैंने इसमें 2 का गुणा किया तो आपके सामने ये अभिक्रिया पहले जैसी हो जाएगी, से 2SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो जैसे 2 का गुणा करें तो आप क्या करेंगे, के बराबर के डैश का स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं, जैसे ही आप साम्यावस्था स्थिरांक में आपको लग रहा है दोनों समीकरणों को बराबर करना है आपको, अगर उत्पाद और अभिकारक दोनों अपोजिट दिशा में है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं इस तरह से लिख रहा हूं, 2SO3 गैस 2SO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एक तो इसके लिए K1 है, और इसे जस्ट मैं उल्टा कर देता हूं, 2SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये आपके सामने आ गया 2SO3 गैस। अब की बार देखिए, इस के लिए साम्यावस्था स्थिरांक K2, तो दोनों में संबंध क्या होगा, K1 बराबर K/2, यानी दोनों समीकरण जस्ट बराबर हैं, लेकिन इस अभिक्रिया का जो अभिकारक है वो इस अभिक्रिया में उत्पाद है, यानी कि दोनों कैसे होंगे, इनवर्ट प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस तरह से लिखना है आपको, तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ जाते हैं लास्ट-सातली के सिद्धांत। तो लास्ट-सातली सिद्धांत ने बताया कि साम्य अवस्था पे अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं तो एक मिनट, सॉरी, तो लास्ट-सातली के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि साम्य अवस्था पे अगर आप ताप, दाब और आयतन बढ़ाएंगे तो साम्य उस दिशा में जाने की ट्राई करेगा जहां पे इस प्रभाव को कम किया जा सके। जैसे आपने दाब को बढ़ाया तो साम्य उस दिशा में जाएगा जहां पे दाब को कम किया जा सके। अगर आपने आयतन बढ़ाया है तो साम्य वहां जाएगा जहां पे आयतन को कम कर सके। तो ये कुछ नियम है आपको ध्यान रखने की। जैसे ही आप आयतन बढ़ाओगे तो साम्य अधिक अणुओं की तरफ ज्यादा विस्थापित होने की ट्राई करता है। दाब बढ़ाओगे तो साम्य कम अणुओं की तरफ जाता है, क्योंकि दोनों ही, जैसे ही आपने दाब बढ़ाया तो आयतन हमेशा कम हो जाता है। ये तो आप गैस के नियम से भी जानते होंगे, पीवी बराबर एनआरटी होता है, यानी कि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ पे अधिक अणु का मतलब क्या है? जैसे PCl5 है और ये बना रहा है PCl3 और Cl2, तो इसका गुणांक 1 है, एक अणु हो गया। अब यहाँ पे दो आपको अणु दिखाई दे रहे हैं, PCl3 और Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उत्पाद अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पे आपको आयतन बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे आयतन बढ़ाओगे तो सामने अधिक अणुओं की तरफ जाएगा, क्योंकि अधिक अणु यहां पे है, यहां पे एक अणु है केवल, मिनिमम अणु, ठीक है। अगर आप PCl5 ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पे आपको आयतन कम करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है, अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, यानी डेल्टा, जैसे डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, सॉरी, तो उस अभिक्रिया के लिए वो कैसा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी और वो आपको अभिकारक को तोड़ के उत्पाद ज्यादा बनाएगा। अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, यानी अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा छेपी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैं लिख देता हूं कहीं। अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया आपकी कैसी है? ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा शोषी होगी। और टेम्परेचर इंक्रीज करना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन होगी, अच्छी कंडीशन होगी, यानी कि, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो तो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, तो वो उसके लिए अच्छी कंडीशन होगी और वो हमेशा आपको उत्पाद देता रहेगा, ठीक है। अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव है तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? एक्जोथर्मिक, तो ऊष्मा छेपी है ये अभिक्रिया, वो ऑलरेडी ऊष्मा को त्याग रहा है। अगर आप ऐसी कंडीशन में उसे ऊष्मा दोगे तो ये इसके लिए कैसे हो जाएगी? विपरीत अवस्था हो जाएगी, इनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया अगर चल रही है वहां पे आपको हमेशा टेम्परेचर कम रखना है, कम रखना है, तभी आप अपनी मनचाही अभिक्रिया करवा पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से लिखता हूं, H2+I2 इक्वल टू 2HI माइनस Q कैलोरी। अब इस तरह से अभिक्रिया में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए मुझे टेम्परेचर अधिक देना है या फिर कम देना है, ठीक है। तो इसमें आपको डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव क्यू है, जो समीकरण में माइनस क्यू है ना, तो इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा? जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव क्यू। और इस अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन आयोडाइड अधिक प्राप्त करना है, तो इस कंडीशन में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तभी आपको हाइड्रोजन आयोडाइड यानी उत्पाद अच्छी मात्रा में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए इसके लिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये सारे मैंने आपको लास्ट-सातली का सिद्धांत भी बता दिया है कि जैसे ही आप साम्य पे कोई भी फैक्टर चेंज करेंगे तो साम्य आपका उस दिशा में जाने की ट्राई करेगा जहां पे उस फैक्टर को कम किया जा सके। आयतन बढ़ाया है तो साम हमेशा आयतन कम की ओर जाने की ट्राई करेगा, दाब बढ़ाया है तो कम दाब की ओर जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर अधिक दोगे तो वो अच्छा रहेगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए आपको टेम्परेचर कम देना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको अप्रोच बता दूंगा किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके सेकंड ग्रेड
या फिर जहां पे भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक पूछा है, तो मैंने बता दिया है आपको, साम्यावस्था स्थिरांक हमेशा क्या होता है, उत्पाद का रस समीकरणमिति गुणांक, यानी कि ये मोलर सांद्रताओं के समानुपाती होती है। तो ऊपर आपके क्या किसकी सांद्रता उत्पाद की आएगी, नीचे आएगी अभिकारकों की। तो रस समीकरणमिति हमेशा घात के रूप में जाता है बी का स्क्वायर। तो इस तरह से आप साम्यावस्था स्थिरांक बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपके सामने एक अभिक्रिया दे रखी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं और इसके जस्ट विपरीत हो रही है दूसरी अभिक्रिया। तो यहाँ पे K1 का मान दिया है 100, K2 का मान पूछा है यहाँ पे। तो मैं किस तरह से K2 बराबर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे आपको देखना है कि अभिकारक और उत्पाद हमारे दोनों अभिक्रियाओं में समान है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक अलग है, यहाँ पे भी अभिकारक अलग है, यानी कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो यहाँ पे आप K1 लिख दीजिए इस तरह से। दूसरा देखिए, क्या करें, क्या चेंज करें कि आपकी जो ये अभिक्रिया है K1 के बराबर हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली वाली अभिक्रिया में 1/2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे इसमें 1/2 का भाग देंगे तो ये अभिक्रिया आ जाएगी आप, लेकिन विपरीत मिल रही है इसलिए हमने K1 इस तरह से लिखा है। तो इसमें 1/2 का भाग दे दो आप, तो 2 से 2 कट गया। तो मैं ऐसे नीचे लिख देता हूं किस तरह से आएगा। तो ये आ जाएगा 1/N2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बराबर NO2 गैस। ठीक है, तो अब देखिए दोनों अभिक्रियाएं बराबर हो गई हैं। अंतर इतना सा है, अभिकारक इसमें अलग है और उत्पाद भी दोनों में अलग है, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती मैंने इस तरह से लिखे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, जैसे 1/2 का भाग दोगे तो उस उस साम्यावस्था स्थिरांक में आप रूट लगा दोगे। तो मैंने K1 में रूट लगा दिया इस तरह से, और K1 का मान 100 है, तो 100 का मान कितना होगा 1/10, और यानी कि K2 का मान आ जाएगा आपका 0.1। ठीक है, 0.1 इसका 0.10 लिख सकते हो आप, या फिर 1/10 भी इसका आंसर आप दे सकते हो। तो इस तरह से आपको अप्रोच करनी है इसकी। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि यहाँ पे देखिए, अब की बार भी देखिए अभिकारक आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे अभिकारक आपका अमोनिया है, यहाँ पे उत्पाद अमोनिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। मुझे K डैश प्राप्त करना है तो 1/K में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या किया जाए कि आपके दोनों समीकरण बराबर हो जाए। तो यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, K में हाँ 1/2 का भाग दे सकते हो। ठीक है, तो मैं K में 1/2 का भाग दे दूंगा, तो ऐसे आ जाएगा आपका आंसर 1/√K। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। जैसे इसमें 1/2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके 1/2 नाइट्रोजन और 3/2 हाइड्रोजन अपॉन NH3। ठीक है, तो दोनों अभिक्रियाएं बराबर हो गई हैं। देखिए, लेकिन दोनों में चेंज क्या है, इस अभिक्रिया का जो दूसरी अभिक्रिया है इसमें अभिकारक ये है, पहली अभिक्रिया में ये उत्पाद है। तो इस तरह से आप संबंध दिखाएंगे। ठीक है, K डैश बराबर 1/√K। तो ये क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, बहुत ही इजी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, कौन सी रिएक्शन कम दाब पर बढ़ेगी। ये आपके सामने रिएक्शन दी हुई है और ये लासातली सिद्धांत के हिसाब से होंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कम दाब पर कौन सी अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दाब बढ़ाने पर साम्य कहा जाता है कम अणुओं की ओर, और तो दाब कम करने पर साम कहा जाएगा अधिक अणुओं की ओर। तो दाब कम करने पर साम्य अधिक अणुओं की ओर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाली अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे 2 अणु हैं और यहाँ पे भी 2 अणु हैं, यानी कि यहाँ पे दाब का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो जहां पे उत्पाद और अभिकारक दोनों के अणु बराबर हो वहां पे दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अभिकारक के अणु हैं और
उत्पाद के भी 2 आपके अणु हैं। तो ये तो आपके, अब हमें देखना है पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो हमें बताया दाब कम करने पर साम्य अधिक अणुओं की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 से 2 अणु हो रहे हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 1 से 2 अणु हो रहे हैं, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लासातली सिद्धांत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको गुणांक देखने हैं बस। ठीक है, तो एरो की किस साइड में आपके अणु अधिक हैं, वहीं पे दाब कम करने पर अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने अभिक्रिया दी हुई है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं और -Q कैलोरी रिएक्शन में अधिक NO प्राप्त करना है, यानी आपको उत्पाद अधिक मिलना है। अधिक पाने के लिए, उत्पाद अधिक पाने के लिए रिएक्शन कौन सी करनी पड़ेगी आपको? फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ानी है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए दाब का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 अणु यहाँ पे हैं, 2 अणु यहाँ पे हैं। ठीक है, तो दाब का तो कोई इफेक्ट रहा नहीं। अब ताप की बात करें तो -Q है, तो यानी डेल्टा H यहाँ पे क्या आ जाएगा? +Q आ जाएगा। यानी कौन सी अभिक्रिया है ये? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो आपको उत्पाद मिलता रहेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब। उच्च ताप हो जाएगा। ठीक है, दाब का कोई इफेक्ट नहीं रहा, ये क्वेश्चन गलत हो गए। और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए गैस और बी गैस अभिक्रिया मिलकर उत्पाद के रूप में सी गैस बना रहे हैं, तो प्रतीप अभिक्रिया किस कारण से बढ़ेगी? अब देखिए अग्र अभिक्रिया ये है, प्रतीप अभिक्रिया ये है। प्रतीप अभिक्रिया में आप क्या होगा? सी गैस से वापस ए बनेंगे, सी गैस से ए गैस बनेगी और बी गैस बनेगी। ठीक है, तो इस चीज में आप क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे दाब के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे -Q और +Q तो दिया नहीं है, तो ऊष्मा का तो कोई इफेक्ट यहाँ पे बताना नहीं पड़ेगा, हमें दाब के हिसाब से आंसर देना है। तो यहाँ पे साम्य कहाँ जा रहा है? अधिक अणुओं की तरफ। प्रतीप अभिक्रिया में सी से 2 अणु बन रहे हैं, ए और बी, यानी कि अधिक अणुओं की तरफ जा रहा है। और साम्य अधिक अणुओं की तरफ कब जाता है? जब आप दाब में कमी करते हैं और आयतन को बढ़ाते हैं। आयतन बढ़ाएंगे तो साम्य अधिक अणुओं की तरफ, या फिर दाब को कम करेंगे तो साम्य अधिक अणुओं की। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दाब में कमी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं रासायनिक साम्य को लेके, और भी इसके आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन अप्रोच की जाती है। मैंने रासायनिक साम्य को आपको बेसिक से बताने की, ग्रेस्प करने की ट्राई की है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।